Hello students, how are you today? So today we are going to study a new chapter that is called friction, and this chapter friction is very important as well as this is always come in exams. तो इस चैप्टर में से 5 से टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है बेटे? सो टुडे वी विल स्टडी दिस चैप्टर फ्रिक्शन और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर भी है, ठीक है? सो वी हैव टोटल टॉपिक इन दिस चैप्टर्स आर व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द ओल्ड व्यू एंड न्यू व्यू, मतलब पुराने समय में फ्रिक्शन के बारे में क्या सोचते थे और आज के लेटेस्ट में इसके बारे में क्या उनकी राय है, व्हाट इज द व्यूज. Okay, next is what is the static friction, next after what is the kinetic friction, what is the law of limiting frictions, what is the angle of frictions and angle of repose क्या होता है, next after work done against friction. तो बेटे work done against friction this topic ये बहुत बार आता है एग्जाम में. Okay, next topic is rolling frictions and the last is need to convert sliding friction into rolling friction. And the last part is friction is a necessary evil. तो friction हमें चाहिए but ये है क्या evil, मतलब ये बुराई है. ये friction से हमारा loss of energy होता है but still we need it, so it is necessary but it is evil. And the last part is that method to reduce friction. तो ये टोटल आपके देखिए 10-12 टॉपिक्स हैं बेटे इसमें, तो आज हम इन सब टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रिक्शन. व्हाट इज द फ्रिक्शन? तो बेटे फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन वन सरफेस इज स्लाइड ओवर अनदर सरफेस देन वी सेड सपोज दिस इज द सरफेस. ओके, this is a surface, on that one we have a, this one is a book, so this is book and this is table. Now what happens? Whenever this we apply force on book along this one direction, okay, we are applying force along this one direction, then there is force of friction which oppose the motion of the book. ठीक है, तो वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो हमेशा किसी दो सरफेस के कांटेक्ट में होगी. अब एक बुक का सरफेस है, बुक का सरफेस ये वाला है और दिस इज द सरफेस ऑफ द टेबल, और इसके बिटवीन ये जो सरफेस है यहाँ सरफेस पे एक फोर्स होगी, उस फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो इसका फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा बेटे? वी कॉल इट इज एफ. एफ रिप्रेजेंट्स फ्रिक्शन. तो स्मॉल एफ रिप्रेजेंट्स फ्रिक्शन और कैपिटल एफ रिप्रेजेंट्स अप्लाइड फोर्स. जो फोर्स आप बुक पे लगाओगे अलोंग दिस वन डायरेक्शन, ठीक है, तो आपने फोर्स जिस तरफ लगाओगे, याद रखिए ये कंडीशन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अगर आप बुक पे फोर्स इस तरफ लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होगा ऑपोजिट, ठीक है. तो अगर आप फोर्स लगाओगे इस तरफ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट. तो याद रखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे होता है? बिटवीन द टू कांटेक्ट सरफेस. तो जहां पर दो सरफेस का कांटेक्ट सरफेस होगा वहां पर किसकी वैल्यू आएगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन या फिर फोर्स. तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. तो फ्रिक्शन का फंक्शन क्या होता है बेटे? एक और चीज होती है फ्रिक्शन रिड्यूस द मोशन. क्या होता है? इट रिड्यूस द मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जनरली वी हैव सीन मैनी टाइम्स दैट जब भी आपके पास कोई कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल कुछ भी हो व्हीकल्स, जब वे रोड के ऊपर चलते हैं हम उस पे, ठीक है, तो अगर आप रेस मत दो, ठीक है, या फिर इंजन ऑफ हो जाए चलते चलते स्कूटर का या फिर साइकिल का, देन व्हाट हैपन? आफ्टर सम टाइम स्कूटर कम टू रेस्ट. After some time scooter come to rest. Why it is rest? It is rest because there is force of friction. There is force of friction that is applying by the road on this, by the road to the scooter in the opposite directions. तो स्कूटर के जो टायर्स होंगे उनके ऊपर फोर्स ऑफ, उनके जो स्कूटर के टायर है वो सड़क के ऊपर क्या है? कांटेक्ट.
स्कूटर के जो टायर्स होंगे वो सड़क के साथ, रोड के साथ क्या बनाएंगे, कॉन्टेक्ट सरफेस। जितना उनका कॉन्टेक्ट सरफेस होगा उतनी ज्यादा वो क्या ऑफर करेंगे, फ्रिक्शन। ठीक है, तो जिनके टायर्स होंगे लार्जर उनका फ्रिक्शन कम, और जिनकी वैल्यू ज्यादा होगी उनका वैल्यू फ्रिक्शन का ज्यादा आएगा बेटे। ठीक है, तो जितना कॉन्टेक्ट सरफेस ज्यादा होगा उतनी फ्रिक्शन क्या होगी, ज्यादा। तो याद रखिए। सो दैट इज व्हाई द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, that is why the scooter come to rest after few seconds, because the force of friction is responsible for reducing all kind of motions। ठीक है, जितने भी मोशंस होते हैं उन सब मोशंस को रोकने वाली कौन सी फोर्स होती है, एक ही फोर्स है, दैट इज कॉल्ड इज फ्रिक्शन। ठीक है, आप स्कूटी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो बेटे, साइकिल चला रहे हो, अब आपने लगानी है अपने साइकिल को रोकना है, रोकना है तो क्या लगाते हैं उसको पे, ब्रेक। जब ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक के ग्रुप्स होते हैं वो टायर के साथ आपस में क्या करते हैं, कांटेक्ट। जब वो कांटेक्ट करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, फिर इंक्रीज। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगी तो मोशन ऑफ द व्हीकल ऑटोमेटिकली क्या होगा, reduce। So that is why this is the friction topic which arise whenever there is two contact surface are placed, then we have force of friction, and the frictional force is always in opposite direction to the direction of motion। motion के opposite directions में force होती है force of friction। number 2, force of friction reduce the motion of the body। ठीक है, so ये था हमारे पास force टॉपिक दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है बेटे, फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर अप हो गया। तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज द ऑपोजिट फोर्स टू द मोशन। तो बाकी इसके डिटेल में हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी हैव कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम फाइंड करेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का बेटे क्या कारण होता है, लुक एट दिस, ही सेड दैट this one and this one। ठीक है, तो if we see that any things from the microscopic level, मतलब अगर हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखें तो उस बुक का जो सरफेस होगा, या फिर हमारे पास टेबल होता है, टेबल के सरफेस को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको देखेंगे कि उसका जो सरफेस है वो इतना ज्यादा स्मूथ नहीं है। उसके सरफेस के ऊपर छोटे छोटे और थोड़े थोड़े क्या होते हैं, ग्रूव्स मतलब खड्डे। तो वो जो छोटे छोटे ग्रूव्स होते हैं, खड्डे होते हैं, उनके अंदर दूसरी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होगा, फॉर एग्जांपल बुक। अब बुक का सरफेस है, आप ऊपर हाथ लगाते हैं तो आपको तो बड़ा सॉफ्ट दिखाई देता है। अगर आप उसे हाई माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखोगे तो आपको देखोगे कि वो सरफेस है, स्मूथ तो है, लेकिन उसके ऊपर भी छोटे छोटे अप एंड डाउन क्या है, ग्रूव्स हैं, खड्डे पड़े हुए हैं। जब वो ग्रूव्स दूसरे बॉडी के ग्रूव्स में आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं आपस में, इंटरलॉक। अगर ये दोनों आपस में इनके ग्रूव्स इंटरलॉक हो जाएंगे तो इसका मोशन आगे को कम हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ force of friction produced here। okay, so this is called the real cause of frictions। whenever two opposing bodies, their contact surface are, their surface groups are connected with interlock system। okay, जब उनका सरफेस कैसा हो जाएगा, आपस में इंटरलॉक, because of their grooves। okay, then the frictional force will produce, frictional force कब produce होगी, when the surface are in contact and their contact surface are interlock with each other। तो हम बोलेंगे उसका सरफेस क्या हो गया, interlock with each other, that is why the force of friction produce। तो तब इस कारण इसकी force of friction produce हुई है। so this is the real cause of friction, number 1। नंबर टू हमारे पास पार्ट आता है व्हाट इज द ओल्ड व्यू एंड व्हाट इज द न्यू व्यू। ओल्ड व्यू होता था हमारे पास, जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने सुजेस्ट किया कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस वन, कि इनके ये ग्रूव्स होते हैं, दो सरफेस के जो कांटेक्ट सरफेस है आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, वो एक दूसरे को आगे को मूव करने नहीं देते, दैट इज व्हाई द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस। ठीक है, दिस इज द ओल्ड व्यू। अब हमारे पास आया लेटेस्ट व्यू। लेटेस्ट व्यू कहता है हमारे पास, जिसको न्यू व्यूज बोल देते हैं, वी कॉल इट, वी हैव दिस वन सरफेस एंड अनदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो हैव दिस वन सरफेस।
So this one is table. Let this one is table. This one is a book. So according to the new concept हमें कहता है बेटे कि ये जो इन दो कंटेक्ट सरफेस के बिटवीन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो इनके ग्रूव के इंटरलॉकिंग होने के कारण नहीं, ना कि इसके कांटेक्ट सरफेस के कारण होती है। मतलब जितना सरफेस दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाएगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। ओके, तो अगर मेरे साथ यहाँ पर देखिए कांटेक्ट सरफेस इसका कितना ज्यादा है, अगर कांटेक्ट सरफेस इसका ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इस पे क्या होगी, ज्यादा। अगर कांटेक्ट सरफेस यहाँ पर कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगी, कम। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए यहाँ पर है एक V, ठीक है, दिस इज V, तो ये है आपका कोई बीम है, ठीक है। तो अगर इस मान लीजिए आपकी बाइक का ये टायर है, अब क्या होगा, अगर इस टायर के अंदर हवा पूरी फुल भरी हुई है, देन व्हाट हैपन, दिस टायर विल inflated with full high speed and then what happen if it is moving on the road surface। तो रोड अगर इसमें टायर में हवा फुल भरी हुई है, देन इफ वी आर रोलिंग दिस वन टायर ऑन द सरफेस ऑफ रोड, तो इसका टायर का सरफेस के साथ रोड के साथ कांटेक्ट सरफेस क्या होगा, कम। तो कांटेक्ट सरफेस इसका होगा कम, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगी, कम। मान लीजिए आपका रास्ते में टायर हो गया पंचर, अगर आपका टायर हो गया पंचर देन इसका टायर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ कांटेक्ट सरफेस इंक्रीज हो जाएगा। कांटेक्ट सरफेस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ये फ्लेटेड होने के बाद ये टायर आपका ऐसे हो जाएगा, देन इसका जो सरफेस के साथ, हाँ जी, तो कांटेक्ट सरफेस इसका डबल। अगर इसका अब कांटेक्ट सरफेस डबल होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगी, डबल। तो आपने देखा होगा अगर टायर में हवा फुल भरी हुई है तो उसका कांटेक्ट सरफेस कम होता है, देन our cycles will move very smoothly on the road surface because it offers less friction, because the tire and the contact के बीच, टायर और रोड के बिटवीन कांटेक्ट सरफेस क्या होता है, कम। बट अगर आपकी बाइक जाकर टायर क्या हो जाए पंचर, तो उसमें फिर क्या होगा, रोड और आपके टायर का कांटेक्ट एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कांटेक्ट एरिया इंक्रीज होगा, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल आल्सो इंक्रीज एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक ए बाइक, ठीक है। जब आपकी बाइक पंचर हो जाती है, आप उसको ऊपर फोर्स लगा के अगर आप उसको लेके जाएं तो आपके ऊपर बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, दैट इज व्हाई द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज। दिस इज कॉल्ड न्यू व्यूज, ठीक है। सो न्यू व्यूज हमें क्या कहता है, न्यू व्यूज हमें कहता है कि frictional force depend on contact surface, larger the contact surface larger the force of friction, if the contact surface is less then the force of friction is also less, ठीक है बेटे। so this one is the old and new versions of cause of friction, okay बेटे। तो next हम start करते हैं what is the static friction। in case of static friction, okay, next we have here static friction। okay, so let's start now static friction। so let's start next topic। our next topic is that what is the static friction, then after we will study what is the limiting friction। तो static friction क्या होता है और limiting friction क्या होता है बेटे, let's study। तो बेटे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, सपोज दैट वी हैव ए टेबल, टेबल के ऊपर एक बॉक्स है, उस बॉक्स का टोटल वेट कितना है बेटे, सपोज इसका वेट कितना है 100 kg, जहां से कर लो 100 न्यूटन, तो वेट है इसका 100 न्यूटन, 100 न्यूटन वेट है। अब इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई अलोंग दिस डायरेक्शंस, तो बेटे आपने कितनी फोर्स लगाई, अगर आप इस पे फोर्स लगाते हो, एक बात आप याद रखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होती है, जितना उस बॉडी का वेट होता है उतनी उसमें क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो इसका मतलब अगर 100 न्यूटन क्या है उस बॉडी का वेट, तो वेट किस तरफ लगता है बेटे, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस बॉक्स का वेट होगा वर्टिकली
डाउनवर्ड विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, तो इस बॉडी का जो वेट होगा वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना वेट, कितनी फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, जितना उसका वेट है, और उतनी ही फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली टेबल उस बॉक्स पे लगाएगा, किस तरफ, इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड आर। आर क्या होता था हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल एक्शन फोर्स कितनी लगेगी, तो आर का भी वैल्यू कितना आएगा, 100 न्यूटन। तो जितना वेट नीचे लगेगा उतना ही वेट टेबल लगाएगा उस बॉक्स के ऊपर इन द वर्टिकल डायरेक्शंस में। तो जो फोर्स वर्टिकल होती है वेट के ऑपोजिट, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। किसी बुक में वहां पे एन लिखा होता है, किसी बुक पे वहां पे आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सो नो प्रॉब्लम। तो कितना वेट होगा उतना होगा। और नंबर 2 बात, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, जितना बॉडी का वेट होगा। क्लियर। आप देखो वो कैसे, इस बॉक्स के ऊपर आपने फोर्स लगाना शुरू किया, मान लीजिए बॉडी का वेट है 100 न्यूटन, ठीक है, तो आप उस पे लगाओगे 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन से क्या बॉडी मूव करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, कम। ठीक है, तो वो कितनी फोर्स लगेगी तभी वो स्लाइड करेगा, जब अपनी जगह से थोड़ा सा हिलेगा, तो उस पे फोर्स लगेगी, जहां तो 100 न्यूटन फोर्स लगाओ, जहां 100 से थोड़ी सी ज्यादा, 100 फोर्स लगाओ, 100 न्यूटन फोर्स, जहां उससे थोड़ी सी ज्यादा, तभी ये ऑब्जेक्ट बॉक्स मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप उस पे फोर्स लगा रहे हो 50 न्यूटन, 60, 80, 90, इवन 99 न्यूटन पे फोर्स लगाओ, तब भी ये ऑब्जेक्ट कहां पे रहा, रिमेन एट रेस्ट। तो जितनी आपने फोर्स लगाई उतनी ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेगी। अगर आपने फोर्स इस तरफ लगाई तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में इस बॉक्स ने फोर्स लगाई, जो बॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उस फोर्स को क्या बोलते थे हम, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बॉक्स का और इस टेबल के कांटेक्ट के इन बिटवीन, ये वाली होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स लगाने के बावजूद हमारा बॉक्स क्या है, रिमेन एट रेस्ट, तो रेस्ट को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब वो बॉडी जब जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने तक उसका बॉडी का मोशन क्या हो, जस्ट स्लाइड, मतलब ये बॉडी है तो उसका मोशन हो जस्ट स्लाइड, वो जितनी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जितनी प्रोड्यूस होगी उस फ्रिक्शन को बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरफ होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या है बेटे। फ्रिक्शन इज द ऑपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द टू सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, बिटवीन द टू सरफेस of contact of two bodies when one body tends to slide over the surface of another body। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या होती है, जस्ट स्लाइड, हल्की सी ऐसे स्लाइड हो, तो उसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब बॉडी इज रिमेन एट रेस्ट इवन वी हैव अप्लाइड फोर्स, सो दिस काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शंस की। ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है बेटे, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बावजूद ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, उस समय जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हुई उसको नाम देंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। 100 न्यूटन इसका वेट है, आपने फोर्स लगाई यहाँ पर 80 न्यूटन, तो बॉडी मूव तो नहीं करेगी। 80 न्यूटन फोर्स लगाई तो 80 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस बॉक्स ने पैदा की, ताकि आपकी फोर्स को क्या कर सके, वो कैंसल, तभी तो वो मूव नहीं हुआ। तो वो जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन फोर्स का नाम क्या दे दिया, स्टैटिक। क्यों स्टैटिक दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी कहां पर है, रेस्ट पे। जब ऑब्जेक्ट आपका रिमेन एट रेस्ट हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को नाम देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, नंबर 2, अगर आपने फोर्स से ज्यादा लगाई, फॉर एग्जांपल साइकिल, अगर आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल के ऊपर आपने फोर्स ज्यादा लगाई तो साइकिल कम इनटू मोशन, तो उस केस में ऑब्जेक्ट मोशन में है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, तो
तो आपके लिए फोर्स ऑफ उस टाइप की जो फ्रिक्शन होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रह गया तो उसको कौन सी फ्रिक्शन बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक और काइनेटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। तो स्टैटिक का मतलब हमने फोर्स लगाई बट ऑब्जेक्ट अभी भी रिमेन एट रेस्ट, तो रेस्ट में जो फ्रिक्शन होगी उसका नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अप टू विच द बॉडी जस्ट स्लाइड टू, जस्ट स्लाइड, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को बोल देते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। होता क्या, देखिए यहाँ पे इस बॉक्स का टोटल वेट है 100 न्यूटन। अगर आप 100 न्यूटन लगाओगे, जहां 100 न्यूटन से 101 न्यूटन, तब ये बॉडी क्या करेंगी? जस्ट स्लाइड, ठीक है। और उस 101 पे जैसे ही बॉडी स्लाइड करती है उस समय बॉडी के ऊपर मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा होता है। दैट फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? जितना बॉडी का कितना होगा वेट होगा, उतनी ही वैल्यू किसकी होगी? फ्रिक्शन। तो अगर 100 से 100 101 या फिर 101 न्यूटन फोर्स लगाओगे, देन बॉडी विल कम इनटू मोशन, अदरवाइज देन इट विल जस्ट स्लाइड। तब ये बॉडी जस्ट स्लाइड होगी, अदरवाइज ये बॉडी रिमेन एट रेस्ट। तो 100 न्यूटन जहां उससे कम फोर्स लगाओगे तो जो फ्रिक्शन होगी उसका नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। 100 न्यूटन से अगर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या होगी? जस्ट स्लाइड, हल्की सी स्लाइड होगी। तब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगी उस फ्रिक्शन का नाम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन which come into play before a body just begins to slide। तो वो बॉडी स्लाइड होने से पहले जितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन उसने ऑफर की उस फ्रिक्शन को बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम बात करेंगे, we call it is limiting value of static friction। अब बात करेंगे फ्रिक्शन वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? बेटे स्टैटिक फ्रिक्शन जो f स्मॉल f होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? r के, नॉर्मल एक्शन। मतलब ये फोर्स कितनी होगी? जितना नॉर्मल एक्शन होगा, और नॉर्मल एक्शन कितना होगा? जितना बॉडी का वेट होगा। तो वेट के या फिर नॉर्मल एक्शन के प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये होगा स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज प्रोपोर्शनल की साइन खत्म करें तो हमारे पास होता है म्यू एस। म्यू एस क्या होता है? म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट क्या बताएगा? कि इस सरफेस का नेचर बताएगा बेटे, उस सरफेस का नेचर बताएगा कि कितना वो स्मूथ है, कितना कांटेक्ट हुआ है, कितना नहीं हुआ, उसके बारे में ये म्यू एस बताएगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू किसकी होता है? म्यू एस इनटू आर, वेयर आर इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। So this is your limiting